मेरे पीछे आने की जुर्रत मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साइम जो हसाम के बाहर निकलते ही सिक्योरिटी को अलर्ट करने का इशारा करके ड्राइविंग सीट पर बैठा था। हसाम ने उसे गाड़ी से बाहर निकालकर वो ड्राइविंग सीट संभालते हुए वार्न किया। इस पर साइम का पूरा वजूद कपकपाया क्योंकि हसाम के लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से उससे बहस करने या कोई ऑर्डर याद दिलाने की हिम्मत नहीं की। ओके सर, मैं नहीं आऊँगा, मगर सिक्योरिटी टीम तो आ सकती है क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहती है। उससे मजबूत लहजे में कहना चाहा मगर असम की पर्सनैलिटी और उसकी आंखों में मौजूद वहशत ने उसे हल्काने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें लग रहा है मैं इस मूड में हूँ कि तुम्हारे इन चोंचलों को उठाऊं? एक भी गार्ड मेरे पीछे आया तो अपने हाथों से उसके दिल में गोली उतारूंगा। आगे खुद सोच लेना। अगर आने का फिर भी मूड हो तो मोस्ट वेलकम। उसके सुलगते लहजे में कहने पर साइम जल्दी से सर झुकाकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और वो गाड़ी चलाकर वहाँ से चला गया क्योंकि उसे पता था हसाम अपने अल्फाज से नहीं पलटेगा। वैसे भी गुस्से से पागल होते रोल्स को चैलेंज करना मतलब उनके अंदर के जानवर को जगाकर अपनी कबर अपने हाथों से खोदना है, जिसकी गलती साइम हर किस नहीं कर सकेगा। इसी उसे सिक्योरिटी टीम को वापस मेंशन जाने का हुक्म देकर खुद भी उनके साथ चला गया। वो फुल स्पीड पर गाड़ी चलाता हुआ न्यूयॉर्क से बाहर निकल गया। अपनी महसूस जगह पर गाड़ी रोककर वो उसमें से निकलकर पास पड़े बड़े से पत्थर पर बैठ गया और सामने मौजूद बहती नदी को देखने लगा, जिसकी दूसरी तरफ बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे जो उस संसारी को इंतहाई दिलकश बना रहे थे। ये उसकी सीक्रेट जगह थी जहाँ भी कभी वो परेशान होता या बहुत खुश होता तो लाजमी इस जगह पर आता, क्योंकि यहाँ इस जगह पर एक सुकून सा उसे मिलता। मगर आज उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिल बहुत खाली खाली सा था। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि एक लड़की उसका दिल इतनी बेदर्दी से तोड़ सकती है, लेकिन वो हैरान नहीं था क्योंकि ये पहले भी तो उसके साथ हो चुका था। बस फ़र्क इतना है, पहली औरत ने उसके अंदर मौजूद हर चीज़ को तोड़ दिया था जिसे वापस से उसे छोड़ने में 8 साल लग गए थे, जबकि दूसरी तरफ हीर ने उसके अंदर से सब कुछ तोड़कर अपने पास ही रख लिया था। उसे इस काबिल भी नहीं छोड़ा था कि वो खुद को वापस से छोड़ सके। अपनी जिंदगी में दो औरतों को अपना आप सौंपा है और दोनों ही। वो दरमियान में ही अल्फाज छोड़कर आसमान की जानिब देखने लगा जहाँ चिड़ियों का करो कहीं जा रहा था। उसी पल उसकी त्वचा हसाक की कार ने खींची जो उसकी गाड़ी के पास आकर रुकी थी। क्या तुम पागल हो? तुम्हें किसी की फिक्र है? तुम बगैर किसी को बताए और सिक्योरिटी को साथ लिए इस पैर यहाँ आ गए हो? तुम्हें अपने आसपास खतरे का एहसास है? कोई भी तुम पर हमला करके तुम्हारी जान ले सकता है। कोई पता है कौन सा दुश्मन कहाँ घूम रहा है? आसिक उसके करीब आकर सुलगती निगाहों से उसे देखते हुए पूछने लगा। हाँ तो क्या है, इस दुनिया से एक जान कम हो जाएगी, तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वो सामने बहते पानी को देखते हुए पुरसुकून लहजे में बोला। ओ गॉड हसाम, क्या बकवास कर रहे हो? वो उसका रुख अपनी जानिब करके शौक से बोला। मेरा गपशप लगाने का कोई खास मूड नहीं है, इससे अपना ये मुंह बंद करो और घर चलो। वैसे भी मैं जानता हूँ इसे मेरी कितनी फिक्र है। वो तल्ख लहजे में कहकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। हसाम क्या हुआ है, तुम ठीक हो? और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? आसिक उसका रास्ता रोकते हुए पूछने लगा, मगर जैसे ही उसकी निगाह उसके हाथ पर गई तो वो उसे पकड़ते हुए फिक्रमंदी से बोला, जहाँ अब खून जम चुका था। कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं ठीक हूँ। अगर नहीं भी हूं तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अपने काम से काम रखो। वो अपना हाथ खींच कर कहता उसे अपने रास्ते से हटाकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठा और फिर उसे स्टार्ट करके वहां से निकल गया। आसिक ने सिक्योरिटी गार्ड्स को उसका पीछा करने का इशारा किया और खुद हारे हुए वजूद के साथ अपने बालों में हाथ चलाने लगा। हसाम आखिर कब तक मुझे यूं सजा दोगे? जब लगता है हम पास आ रहे हैं मेरी उम्मीद बढ़ने लगती है। तुम अचानक से कहीं से आते हो और इस उम्मीद को चकनाचूर कर देते हो। यार मुझे मेरा भाई चाहिए। मैं मिस करता हूँ तुम्हें। मैं क्या करूँ? कैसे सब ठीक करूँ? वो खुद से बड़बड़ाता अपनी गाड़ी में बैठकर उसके पीछे चला गया। गुड जॉब वॉच। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है। बॉस से उसे सराहते हुए कहा। इसमें कुछ भी प्लान नहीं था, ये सिर्फ इत्तेफाक है कि शहजाम के साथ हीर वहां चली गई और ये सब कुछ हो गया। वो गुस्से से बोले। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बॉस से माथे पर सिलबटे चढ़ाते हुए कहा। आपने ये सब क्यों किया? मैं अपनी बेटी को यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। क्यों किया आखिर, क्यों? वो पुरतपाक लहजे में पूछने लगे। उन दोनों की इसमें भलाई है। वो आम से लहजे में बोले। व्हाट द हेल, इसमें क्या भलाई? जरा बताना पसंद करेंगे? वक्त बताएगा, तुम बस देखते जाओ। वो संजीदगी से बोले जिस पर आज गुस्से से मुठियां भींच कर रह गए। आइंदा अगर किसी ने जानते बूझते मेरी बेटी को अजियत पहुंचाई तो उसे मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा, बेशक फिर वो कोई भी हो। मैं इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा। फैमिली मतलब लाइफलाइन, अगर उस पर आँच आई तो सब तबाह होगा।
वो सुलगते लहजे में बोले। एडॉप्टेड है। 2 लफ्ज़ी जवाब आया। वॉट? तुम्हारी बेटी? तो फिर बाप बाप ही होता है, एडॉप्टेड हो या बायोलॉजिकल। आइंदा आजमा कर देख लेना। वो वार्न करते कॉल बंद कर गए। था गोली चलने की आवाज़ पेंशन की चारदीवारी में गूंजी थी। अस्साम खाली नजरों से अपने पाँव में पड़ी लाश की जाने टेकने लगा। उससे अपनी गन पास खड़े कार को पकड़ा दी, जबकि खुद उसके हाथ से गीला टॉवल पकड़कर हाथ साफ करने लगा। फिर उससे पास ही कुर्सी पर पड़ा अपना कोट पहना और आंखों पर ग्लासेस लगाकर वहां से पूरी शान और शौकत के साथ ऐसे निकल गया जैसे यहाँ बेसमेंट में कुछ मिनट पहले कुछ हुआ ही ना हो। हसाम, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें इसे जिंदा रखने को कहा था, बताया भी था कि सच निकलवाने का वो हमारा आखिरी हथियार है। फिर ये क्यों किया? वो जैसे ही वजदान साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ, उसके कानों से उनकी संजीदा आवाज़ टकराई। ओह, जितनी तेजी से न्यूज़ यहाँ पहुंची है, मेरा नहीं ख्याल इतनी तेजी से बीबीसी वालों के पास ही पहुंची होगी। वो तंजिया लहजे में बोला। मेरे पास तुम्हारे मजाक के लिए वक्त नहीं है, इसलिए सीधा असल मुद्दे पर आओ और ये सब करने की वजह बताओ। वो उसकी तरफ देखते हुए कराहत लहजे में बोले। मैंने पता लगवा लिया है बॉस के मेंशन पर किसने हमला करवाया था। तो फिर तुमने इस आदमी को जान से क्यों मार दिया? क्या पता हम लोग इससे कोई और इन्फॉर्मेशन निकलवाने में कामयाब हो जाते। इसने कहा कि मेंशन पर हमला रेकर डायग्नोस्टियो ने करवाया है, जो कि सरासर झूठ है। वो झूठी इन्फॉर्मेशन देकर हम दोनों के दरमियान लड़ाई करवाना चाह रहा, ताकि उसका फायदा थर्ड पार्टी जिसने सचमुच हमला करवाया है वो उठा सके। उनके पूछने पर वो तहम्मुल से बोला। अगर वो सच कह रहा हो तो फिर? वजदान साहब जानते थे कि बॉस के मेंशन पर हमला करवाने के पीछे एक नेशियो की फैमिली का हाथ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो अपने साहबजादे की सोच को परख रहे थे कि आखिर वो चीज़ों को किस नज़रिए से देखता है। अगर वो ग्नेशो की फैमिली का मेंबर होता तो वो कभी भी अपने मुंह से उनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकालता, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके पालतू कुत्ते बहुत ज़्यादा वफादार हैं। मर जाएंगे मगर अपने लीडर का नाम नहीं बताएंगे। बेशक मुझे वो पसंद नहीं है और मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो बंदा अपने आदमियों की हर सूरत में हिफाजत करेगा। अगर ये आदमी उसका होता तो वो लाजमी उसे यहाँ से निकलवाने की कोशिश करता, मगर इसके पीछे जो उसका लीडर है उसे यकीनन सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने आदमियों की कोई परवाह नहीं। उसके अल्फाज की गहराई पर वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। और तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक इस हमले के पीछे किसका हाथ है? आईब्रो उचकाकर पूछने लगा। जिसने ये हमला करवाया है उससे डायरेक्ट हम लोगों को वार्निंग भेजी है। उसने हम तक ये पैगाम भेजा है कि वो आराम से हमारे घरों पर हमला करके सुकून से वहां से बचकर निकल भी सकता है, और उसके साथ साथ वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देकर हमारे आसपास की दुश्मनी बढ़ाना चाह रहा है। इसी कोशिश में उसके आदमी ने एक निशो का नाम लिया, क्योंकि हमारे उस फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मेरे ख्याल में जो इंसान हमला करवा रहा है वो हम लोगों से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर नहीं तो ये हमारा कोई नया या पुराना दुश्मन है जिसका हमारी फैमिली ने काफ़ी गहरा नुकसान किया है। पहले मुझे लगता था ये हमला ब्राज़ील के लोगों की जानिब से हुआ होगा, मगर अब मुझे यकीन हो गया है ये कोई और ही मामला है, क्योंकि बात के दौरान उसका लहजा ब्राज़ीलियों से मेल नहीं खाता था। हसाब ने सोचते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो, ये आदमी ना ब्राज़ील से है और ना ही यूएसए से। इसका लहजा, बातचीत का अंदाज मुख्तलिफ था। कोई आम इंसान इस फ़र्क को नहीं समझ सकता, लेकिन कोई गहराई में जाकर सुने तो उसे बोलचाल में बिल्कुल हल्का सा फ़र्क समझ में आएगा। इन लोगों ने अपनी असली पहचान को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन हमसे नहीं छुपा पाए। और सोर्सेज से खबर भी मिली थी कि हम पर रशिया वाले हमला करने वाले हैं। पहले तो मैंने इस पर इतना गौर नहीं किया, पर अब लग रहा है ये यकीनन रशिया से ही होंगे। वह आज पेंसिल को अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए तफसील से बताने लगा। इसका मतलब हम पे हमला बैरूनी मुल्क से हुआ है, यानी रशिया में भी हमारे दुश्मन मौजूद हैं। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला। हम ऐसा नहीं कह सकते, पहले इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। हाँ, तो वेट किस बात का है? निकलवाएं या फिर इस बात का इंतज़ार है कि वो दोबारा हम पर हमला करे? वो दांत पीसता हुआ बोला। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने आदमी वहां भेज दिए हैं जो सारे मामले की तहकीक करने के बाद जल्द इन्फॉर्मेशन मुझे पहुंचा देंगे। फिर हम उसके हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हसाम, अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो, ना ही उस पर कभी पीठ पीछे से वार करो। रोशनी में लाकर सबके सामने सरेआम उसे तबाह करो, इसी में जीत होती है मेरी जान। और देखना यही मैं बहुत जल्द करूंगा। जानता हूँ बाबा, जो मज़ा सीने में हंस चलाने से है पुष्पे मारने में कहाँ। यही सबक तो बचपन से सीखते आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे लुत्फ भी बहुत उठाया है। वो कंधे उचकाता हुआ बोला। ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। इस मामले के बारे में जो भी अपडेट आए मुझे देते रहिएगा। अभी मुझे जाना होगा। वो कुर्सी से उठता हुआ बोला। कहाँ जा रहे हो?
बड़े बाबा ने मेंशन में आज एक मीटिंग रखी है, बस वही अटेंड करने जा रहा हूँ। और क्या मैं ये पूछ सकता हूँ उस मीटिंग की असल वजह क्या है, किस बारे में है? वो अपने साहबजादे की जानिब देखते हुए बोले। वो तो मीटिंग अटेंड करके ही पता चलेगा ना। वो उसके चेहरे से समझ गए थे कि उनका लाडला झूठ बोल रहा है। गुड लक। वैसे ही अजीब बात है, बॉस ने आज 2 मीटिंग्स रखी हैं। वो अपने अल्फाज पर दबाव देते हुए बोले। 2 मीटिंग्स? सुबह में तुम सब बच्चों के साथ और शाम में हम सब बड़ों के साथ। यकीनन उन्होंने जो तुम लोगों को कहना है उसी के बारे में हमसे बाद में बात करनी है। मुझे उम्मीद है जो सीक्रेट आज तक हमारी आंखों से ओझल था वो अब सामने आ जाएगा। तुम्हें नहीं लगता? वो उसे गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए पूछने लगे। मुझे क्या पता बाबा, ये तो बड़े बाबा ही बता सकते हैं। वैसे भी उनके दिमाग में क्या चलता है उसका अंदाजा हम लोग लगा ही नहीं सकते। वो उनसे आंखें मिलाए बगैर बोला, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए नाम में सर हिलाया। असाम वजदान जानता था सीक्रेट्स कैसे रखे थे हैं। बेशक वो सामने उसका भाभी क्यों ना हो, वो जुबान नहीं खोलेगा। अगर वो अल्फाज से खेलेंगे तो वो भी उन्हीं की मदद से उन्हें हराएगा। ये 5 दिन उसके लिए किसी जहन्नुमा जिंदगी से कम नहीं थे। उसे जब लगता उससे अपने दिल के सब टुकड़े इकट्ठे करके जोड़ लिए हैं, उसी पर उसे अपना दिल वापस से टुकड़ों में तकसीम हुआ मिलता। उसका हाल तो बिल्कुल यूं था। तुझे पाने की जिद थी, अब भुलाने का ख्वाब है। न जिद पूरी हुई और ना ही ख्वाब। उसने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की, सब ठीक हो जाएगा, सब वापस से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन पहले जैसा होने के लिए भी तो ना अब उसके पास अपनी पुरानी 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी, और ना ही पहले जैसा दिलो दिमाग था। हर चीज़ तो उससे छीन ली गई थी, यहाँ तक कि उसके इमोशंस पर भी उसका कोई इख्तियार नहीं था। आंखें वो जो उस बेरहम को देखने को तरसती, दिल वो जो उस बेहिस के नाम पर धड़कता, ज़ुबान वो जो उस पत्थर दिल का नाम लिए बिना थकती, दिमाग वो जो उस सालिम की सोचों से एक पल भी रिहाई ना देता, कान वो जो उसकी आवाज़ सुनने को तड़पते। मुख्तसरन ये कि उस एक शख्स ने उसे सर तबाह बर्बाद करके किसी काबिल नहीं छोड़ा था। लेकिन उसे हिम्मत करनी थी, वापस से खुद के लिए लड़ना था। इस दुनिया को बताना था कि जितनी बेरहमी से मुझे तोड़ोगे उतनी हिम्मत से मैं तूफान बनकर तुम्हारा मुकाबला करूंगी। बस यही हौसला और हिम्मत इकट्ठा करके आज वो मीटिंग पर जा रही थी। गुड मॉर्निंग गुड़िया। आयमा बेगम ने उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए मोहब्बत से कहा। मॉर्निंग आंटी। उनकी मोहब्बत पर ना चाहते हुए भी उसके लब मुस्कुराए, क्योंकि पिछले सभी दिनों उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। ब्लैक फैमिली ने उसकी खिदमत करने और प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतनी मोहब्बतों में भी पता नहीं क्यों उसे एक शख्स नहीं भूलता था, बल्कि उसकी मोहब्बत उस शख्स के लिए कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही थी, जिसकी शिकायत आजकल वो मुसलसल रोज़ाना नमाज़ों के दौरान अल्लाह से करती। कैसी है मेरी जान की तबीयत? पिछले दिनों से रोज़ाना उनकी जानिब से किए जाने वाला सवाल पूछा गया। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने अपना रटा-रटाया सा जवाब दिया, क्योंकि वो उन्हें सच नहीं बता सकती थी। जिस पर वो साँस खींच कर रह गईं। वो माँ थीं, अपने बच्चे की तकलीफ़ और उसका झूठ कैसे नहीं पकड़तीं। लेकिन उन्होंने बात को ज़्यादा नहीं घुरी था और हाँ में सर हिलाकर उसे नाश्ता करते हुए देखने लगीं। फिर उससे अपनी निगाह हटाकर खुद भी नाश्ता करने लगीं। अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि शार्प 10:30 पर मीटिंग है। शहज़ाम ने अपनी मामा के रुखसार को अपने लबों से छूकर टेबल से उठते हुए कहा, क्या तुम भी इस मीटिंग का पार्ट हो? इन्हें धड़कते दिल से पूछा, और मुख्तलिफ इकसाम के ख्याल उसके दिमाग पर छाने लगे, जैसा कि वो भी हसाम और इशाल की तरह उसके मिशन के बारे में पहले से सब कुछ जानता था, और शायद वो लोग भी मिशन की वजह से ही उसके साथ इतने प्यार से रह रहे थे। वो से उसकी हथेलियाँ नम होने लगीं, क्योंकि मज़ीद धोखा सहने की सक्कत उसमें नहीं थी। हाँ, कल बॉस ने कॉल करके मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया था, लेकिन मुझे नहीं पता उसके पीछे वजह क्या है। उसके जवाब पर हीर ने सुकून भरा सांस खींचा। ठीक है, चलो चलते हैं। वो टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करके उसका बाजू पकड़कर बाहर की जाने ले जाते हुए बोली। वो दोनों मेंशन में पहुंचे तो एक गार्ड उन दोनों को एक बड़े से मीटिंग रूम में ले गया, जहां दाखिल होते ही हीर की मुलाकात हंसी मुस्कुराती इशाल से हुई। वो उससे देखते ही उसकी जानिब लपकी और उसे अपनी बाहों में छुपा गई, जबकि हीर अपनी जगह पर मुंजमद हो गई, उसके हसार को महसूस करने लगी। जब हीर की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ तो इशाल परेशानी से उससे दूर हुई। तुम ठीक हो? इशाल फिक्रमंदी से पूछने लगी, जिस पर वो गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गई। इस सवाल से वो पहले ही बहुत तंग थी, ऊपर से इशाल का यही सवाल करना सोने पर सुहागे का काम था। उसकी झूठी फिक्र पर हीर का दिल किया उसके मुंह पर जोर से पंच दे मारे और उससे कहे कि मेरे सामने अपना ये ड्रामा बंद करो, और उससे ये भी पूछे, क्या ये एक घटिया मिशन तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है, जिसके लिए तुमने दोस्ती जैसे खूबसूरत रिश्ते का मजाक बनाकर रख दिया? कैसी लग रही हूँ मैं तुम्हें? उससे अपने सीने पर बाजू बांधते हुए तल्ख लहजे में पूछा।
आखिर हुआ क्या है? वो उसके कंधों पर हाथ रखते हुए इंतहाई नरमी से पूछने लगी, जिस पर हीर ने उसके हाथ अपने कंधों से झटक दिए और उससे 2 कदम दूर हुई, जबकि इशार शौक से उसकी जानिब देख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी दुआओं से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। वो तंजिया मुस्कुराकर कहती ही अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गई, जबकि इशाल भी अपनी हैरत पर काबू पाकर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। ठीक 10:30 बजे बॉस मीटिंग रूम में दाखिल हुए। उनकी आमद पर सब एहतराम से खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने हेड चेयर संभाल कर उन सबको बैठने का इशारा किया, तो वो लोग भी अपनी अपनी कुर्सियां संभाल गए। ने नजर घुमाकर उस रूम में मौजूद लोगों की जानिब देखा, जहां बिल्कुल उसके सामने ओन, एरिक और नबदान बैठे हुए थे। नबदान के चेहरे से वो अंदाजा लगा सकती थी कि उसे भी शज़ाम की तरह कुछ भी नहीं पता। बॉस के बिल्कुल लेफ्ट जानिब हसाम बैठा हुआ था, जो कुछ मिनट्स पहले ही आया था। उसकी मौजूदगी उसके जख्मों को उधेड़ने और दिल की धड़कनों को बेकाबू करने के लिए काफ़ी थी। वो बगैर पलके झपकाए उसकी तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर सदमेरी थी, जबकि उसकी आंखों में एक अजीब से डार्कनेस थी जो हीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब बॉस ने बोलना शुरू किया तो वो भी अपना सर झटक कर उससे अपनी निगाह उठाकर बॉस की बात ध्यान से सुनने लगी। आज ये मीटिंग एक खास मकसद के लिए है। मैं आप सबको एक जॉब सौंपने वाला हूँ। मुझे यकीन है तुम सब लोग बहुत अच्छे से करोगे। इससे बगैर देर किए सीधा मुद्दे पे आता हूँ। सोर्सेज से खबर मिली है कि रशिया से एक माफिया फैमिली हमें अपना टारगेट बनाने का सोच रही है। और ये फैमिली कोई और नहीं, आयरलैंडी है। जो लास्ट अटैक मेंशन पर हुआ है, हमें लगता है ये भी उन लोगों की जानिब से ही हुआ है। इससे ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना हो, तो मैंने उनके मेन बॉस से रब्ता करके हम लोगों के दरमियान ताल्लुकात को ठंडा करने का सोचा, और जिसके लिए मैंने बच्चों को एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसफ़र करने का मशवरा दिया, जिसके नताइज में अब वहाँ से बच्चे हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे बच्चे उनकी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करेंगे। ओह! तो आपका मतलब है हम लोग उनकी आमद पर उनसे अच्छे से बर्ताव करेंगे। वो इतना सब कुछ कर रहे हैं और हम सिर्फ़ उनसे प्यार मोहब्बत से रहेंगे। यही चाहते हो आप हमसे? असाम की गुस्से से भरपूर आवाज़ कमरे में गूंजी, क्योंकि वो उसी टॉपिक पर अपने पापा से बात करके आ रहा था। जब उन दोनों भाइयों को ही शक है कि इसके पीछे वही लोग हैं, तो उस पर कोई कड़ा एक्शन ले। ये सब क्या है? तुम हमेशा इतने बेसब्रे क्यों हो जाते हो हसाम? उन्होंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जो आग बगोला हो रहा था। मैं बेसब्रा नहीं हूँ सर। बस और भी बहुत काम है जिन्हें मुझे जल्द मुकम्मल करना है। उन्हें ज़्यादा देर पेंडिंग पर नहीं छोड़ सकता। हीर सोच रही थी कि अब बहुत असाम का दिमाग ठिकाने लगाएंगे, जो दरमियान में इतना बोल रहा है, मगर उल्टा उसके तो उसकी स्माइल देखकर हैरत हुई, जो वो उसको देखते हुए कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैंने दोनों फैमिलीज़ के दरमियान स्कॉलरशिप की डील की है। वो अपने मुल्क से सबसे बेहतरीन बच्चे हमारे मुल्क में भेजेंगे, और बदले में हम भी अपने सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स उनकी यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे। जब मैंने कहा हमारे बेस्ट, तो मतलब तुम सब जो यहाँ इस रूम में मौजूद हो। तुम लोग जब वहाँ पहुँचोगे तो तब असली मिशन शुरू होगा। मुझे 101% यकीन है कि वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं, और उसमें कुछ तो ऐसा है जो फ्यूचर में हम लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कुछ बहुत बड़ा। बस वही इन्फॉर्मेशन तुम लोगों ने हासिल करनी है। मुख्तसरन तुम लोगों का यही मिशन है, उस यूनि में दाखिल होकर उसका डेटा हासिल करना, बस। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या उसे मुकम्मल करने के लिए हम सबका एक ही जगह पर मौजूद होना ज़रूरी है? शहजाद ने हैरत से पूछा, क्योंकि अगर इतना मामूली से काम था तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत तो नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम लोगों को ये मिशन बहुत आसान लग रहा है, मगर ये सेकंड्स में आसान से खतरनाक में बदल सकता है। इसका खतरा सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पर मुनहसर है जो कि कंप्यूटर में कैद है। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ें बाइस टाइम हमें आसान लगती हैं, असल खतरा वही अपने अंदर छुपाए हुए होती हैं। इसे हमेशा अपने कदम फूंक फूंक कर रखना। अब आते हैं प्लान की तरफ। वो सबको अपनी निगाहों के हसार में लेते हुए कहने लगे। हसाम, इशाल, शाजाम और नबनान, तुम सब लोग हमारी तरफ से किए हुए एक्सचेंज स्टूडेंट्स की तरह रिएक्ट करोगे, और तुम सबका वहाँ ये फाइनल ईयर होगा। उन सबको इन्फॉर्म करके वो अपनी ब्लूइश आंखों से ही की जानिब देखने लगे। इस मिशन की कामयाबी का दारोमदार सिर्फ तुम पर है मिस हीर। तुम बाकी बच्चों की तरह एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर वहाँ नहीं जाओगी, बल्कि एक नई तालिब इल्म के तौर पर वहाँ एडमिशन लोगी। तुम्हारा ताल्लुक इंतहाई अमीर घराने से होगा, इसलिए तुम बिगड़ी हुई अमीर ज़ादी की तरह ही वहाँ अपना रवैया रखोगी। जानबूझकर स्टूडेंट्स को तंग करोगी, टीचर्स के साथ पंगे लोगी, जिसके नतीजे में तुम्हारा प्रिंसिपल के ऑफिस में काफ़ी आना जाना होगा। बच्चों को इस लेवल तक टॉर्चर करोगी कि तुम्हारी शिकायत लाजमी प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचे। वो उसे उसका किरदार समझाते हुए बोले, जिस पर ही उनकी तरफ देखते हुए अपने ऑप्शंस के बारे में सोचने लगी। अगर वो इस किरदार को निभा ले तो वो बगैर किसी की परवाह किए सिर्फ अपनी मर्जी की मालिक बन सकती है। तो दिल चाहे वो कह और कर सकती है, ओके।
मैं बिगड़ी हुई अमीरजादी बनने के लिए तैयार हूँ, जो आए रोज़ मुश्किलात पैदा करेगी। वो सबको दिखाना चाहती थी कि वो कमज़ोर नहीं है, इसलिए बॉस की तरफ देखते हुए पुरस्कार लहजे में बोली। नहीं, हीर ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरा नहीं ख्याल ये इसके लिए महफूज रहेगा। इस तरह वो हर पल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनकर रहेगी, जो कि इसके लिए ठीक नहीं। इससे उसे कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। इससे पहले बॉस हीर की बात से मुतमिन होकर कुछ कहते, असम की टोटो आवाज़ सबके कानों से टकराई। अगर मैं नॉर्मल बच्चों की तरह रवैया रखूंगी तो प्रिंसिपल के ऑफिस में कैसे जाऊंगी? तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? अस्साम वजदान, इस बार मैं विक्टिम नहीं बनूंगी। जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी। इस बार कवानीन मेरे होंगे, किसी और के नहीं। इससे बराए मेहरबानी मेरे काम में आप मदाखलत नहीं करें, अपनी ड्यूटी निभाएं। वो मजबूत लहजे में एक एक लफ्ज चबा कर बोली, जिस पर वो पुरतपिश निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। अपनी ड्यूटी ही निभा रहा हूँ, इसलिए फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बचाने का अभी से एडवांस मशवरा दे रहा। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोला। मेरा नहीं ख्याल, मैंने आपसे मशवरा मांगा था। वो भी तुर्की ब तुर्की बोली, जिस पर जहांगीर साहब के लब मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें अपने किए हुए काम का असर नुमाया दिख रहा था। तो मैडम, आपको दिया किसने है? मेरे ख्याल में मैं हेड कुर्सी पर बैठे सर से मुखातिब था। वो उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखता हुआ बोला। दोनों चुप कर जाओ, अब दोनों की आवाज़ नहीं आए मुझे। इससे पहले हीर उसे कोई करारा सा जवाब देती, बॉस की आवाज़ उसे चुप करवा दिया। तुम लोगों को पता चल गया है तुम लोगों का क्या किरदार है। अब आते हैं तुम लोगों की शनाख्त की तरफ। हसाम और बाकी सब अपनी असली पहचान ही सबको बताएंगे, जबकि हीर, तुम्हारा नाम हेलिना एवानियो, जिसका ताल्लुक यूक्रेन में मौजूद नामी ग्रामी अमीर फैमिली से है। तुम बार बार फेल हो रही हो, जिससे तंग आकर तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें रशिया की यूनी में पढ़ने भेजा है। वहाँ जाकर तुम कुछ लड़कियों से दोस्ती करोगी, ताकि तुम पर किसी भी किस्म का शक व शुबा ना हो। तुम हर पल हसाम और बाकी सब के साथ कॉन्टेक्ट में रहोगी। हमारा टेक्निकल स्टाफ तुम सबको माइनस साइज के एयरपीस देगा, जो आप लोग दिन रात हर वक्त अपने कानों में लगाए रखोगे। और तुम लोगों को वहाँ बोलने में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग इंग्लिश ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, जो आप सबकी ही माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कोई सवाल? आपको नहीं लगता इस प्लान में अभी भी कुछ कमी है? क्योंकि तालिया हीर के बारे में सब जानती है, और जहाँ तक मुझे पता है वो उस यूनी की तलबा है। आसक ने तजस्सुस से पूछा, जो कि बॉस की राइट जानी बैठा हुआ था। मैंने इस बारे में सोचा था, जिसका मैंने हल निकाल लिया है। उसे उसके अंकल के पास फ्रांस में भिजवा दिया गया है। अगले समर तक वो वापस नहीं आएगी, इससे बेफिक्र रहो। उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। आसक के सब में क्या किरदार है? मेरा नहीं ख्याल इसकी पर्सनैलिटी को वापस स्टूडेंट का किरदार सूट करेगा। विशाल ने उसकी उम्र को निशाना बनाकर तंग करते हुए कहा। तुम ठीक कह रही हो कज़न, मुझ पे तालिब इल्म का किरदार नहीं जचेगा, इसलिए अभी इस वक्त तुम अपने मैथ के प्रोफेसर से बात कर रही हो, जो तुम्हारे नेक्स्ट ईयर तक रहेंगे। वो शोक लहजे में बोला, ये नाइंसाफ़ी है, मुझे नहीं पता, मुझे भी प्रोफेसर बनना है। मेरी स्टडी भी मुकम्मल हो गई है लास्ट ईयर। विशाल ने एहतजाज करते हुए कहा। हाँ जी, टॉफ़ी है ना, आपको भी दे दी जाए। आसिक ने उसकी तरफ देखते हुए शरारत से कहा, जिस पर वो उसे घूरने लगी। श्श, विशाल, मैं चाहता हूँ एक समझदार स्टूडेंट भी हो। मैं नहीं चाहता सारे सर फिरे हों, और आखिर में सिचुएशन गर्म हो जाए तो उनको पुरसुकून करने वाला कोई ना हो। इन हालात में तुम बेहतर आइडियाज़ निकाल कर सिचुएशन संभाल सकती हो। इससे पहले वो कुछ कहती, चांद साहब ने उसे टोकते हुए कहा, जिस पर वो हाँ में सही लाकर रह गई। इस मीटिंग को ख़त्म करने से पहले आखिरी बात, तुम लोगों की रिहाइश गाह के बारे में। हसाम और बाकी सब लोग वहाँ मौजूद हमारे विला में रहेंगे, जबकि हीर, तुम यूनी की जानिब से दी गई हॉस्टल में रहोगी। बॉस अपने प्लान से उनको रूबरू करवाने लगे, जबकि आसाम को उनकी बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, मगर वो जानता था वो अपने अल्फाज से उनका जहन तब्दील नहीं कर सकता, इसलिए फ़िलहाल के लिए खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। 2 हफ्तों के बाद तुम सब लोग रशिया के लिए फ्लाई करोगे, जबकि हीर, तुम इन सब से अलहदा हमारे प्राइवेट जेट पर जाओगी। कोई सवाल? उन्होंने आखिर में उन सबको भी अपनी राय देने का मौका दिया। जब किसी की तरफ से कोई सवाल नहीं आया तो उन्हें गुड लक कहकर वहाँ से चले गए। विशाल को भी अपने पापा से मिलना था, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे वहाँ से चली गई, जबकि हीर ने दिल में लाख बार शुक्र अदा किया कि उससे वापस से बात करने की कोशिश नहीं की। वो बैठकर ऑफिस में मौजूद खूबसूरत पेंटिंग का मुआयना करने लगी, साथ ही शहजाम के फारिग होने का इंतज़ार, जो कि हज़ाक के साथ बातों में मसरूफ़ था। क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? हज़ाम ने उसके करीब आकर पूछा, जो पेंटिंग में खोई हुई थी। ज़रूर, वो उसकी जानिब देखते हुए सुकून से बोली, जिसकी हज़ाम को हरगिज़ तवक्को नहीं थी। बहरहाल उससे आगे चलने का इशारा किया और उसे साथ गार्डन साइड में ले गया। कैसी हो? वो अपनी पॉकेट्स में हाथ डालकर उसके चेहरे को देखते हुए पूछने लगा, जो सराहती नज़रों से रंग बिरंगे फूलों को देख रही थी।
तुमसे मतलब? वो वहाँ से नज़र हटाकर आईब्रो झुकाते हुए बोली। मतलब है तो पूछ रहा हूँ, बेम्बोला। कैसे गुजरे आखिरी 5 दिन? वो उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखते हुए पूछने लगा, जिनमें पहले जैसी रौनक कहीं नहीं दिख रही थी। तुम मेरे साथ ऐसी बात कर रहे हो जैसे पिछले दिनों हमारे दरमियान कुछ हुआ ही ना हो, जैसे हमारा ताल्लुक बहुत खुशगवार है। वो घूरते हुए बोली। हाँ, तो क्या हुआ हमारे दरमियान? कुछ भी तो नहीं। वो अपनी जेब से हाथ निकालकर उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, जबकि वो उसके हर आगे के जानिब बढ़ते कदम के साथ पीछे कदम लेने लगी। बस तुम्हारा पिछले दिनों थोड़ा दिमाग खराब हो गया था। मुझे लगा शायद अब तक ठिकाने आ गया होगा। क्यों नहीं आया? जब वो दीवार के साथ जा लगी तो वो उसके दोनों अतराफ अपने बाजू हायल करते हुए बोला, जिस पर वो दांत पीस कर रह गई। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? वो उससे सुलगती निगाहों से देखते हुए बोली। हसाम वजदान। वो कंधे उचकाते हुए शोक लहजे में बोला, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गई। इससे पहले वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती, हसाम उसकी गर्दन की जानिब झुककर अपना लम्स छोड़ने लगा, जबकि वो शौक से अपनी जगह पर मुंजमद हो गई, क्योंकि उसे इस पर हसाम से ऐसी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। मुझसे दूर रहो। जब उसकी गुर्बत बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो वो नम आंखों से उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती हुई बोली। वो जैसा भी था मगर उसका इश्क था। उसकी नज़दीकी उसकी सांसों को बेतरतीब करने का हुनर रखती थी। उसी एहसास के खौफ से उसकी आंखें आंसू से भरने लगी थी। हीर, मुझे इस बेरूही की वजह बताओ। आई प्रॉमिस सब ठीक कर दूंगा। वो उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को अपने लबों में समेटते हुए बोला, जिस पर वो धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी। हीर, अब मत पिघलना प्लीज़, तुम्हें खुदा का वास्ता। वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है। इतनी केयर सिर्फ मिशन के लिए है। उससे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उसका दिमाग बड़बड़ाया, जिस पर उससे होश में आकर मुकम्मल सो लगाकर उसे खुद से दूर धकेला, जिस पर वो सुर्ख होती आंखों से उसे देखने लगा, क्योंकि उसे धुतकारा जाना हरगिज पसंद नहीं था। ठीक कर दोगे? हीर ने कहकर रुष्ट सा कहका लगाया। अस्साम वजदान, मुझे तुम्हारी ये शक्ल ही नहीं देखनी। वो उसके चेहरे की जानिब इशारा करते हुए बोली, जहाँ वो उसके अल्फाज पर अपनी आंखें बंद कर गया। एक्चुअली ना मेरा दिल भर गया है तुमसे। तुम्हें देखने को दिल ही नहीं करता। तुम्हें देखकर मुझे। इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती वो उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे दीवार के साथ लगा गया। कहते हैं इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना बाद में उसमें सुनने की बर्दाश्त हो, मेरी जान। वो उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए फुनकारा, जिस पर वो उसे तकलीफ से देखने लगी। मुझे तुम्हारे साथ बाहर ही नहीं आना चाहिए था। देखा है कभी खुद को की तरफ इंसानी शक्ल में भेड़िए हो? वो उसके हाथ की जानिब इशारा करती हुई गुस्से से घुर्राई, जहाँ वो उसकी गर्दन को दबोचे हुए था। और ऐसा कौन बना रहा है मुझे? वो उसकी गर्दन को छोड़कर उसके बाजू को बेदर्दी से पकड़ते हुए पूछने लगा, जिस पर दर्द से कराह उठी। तुम हीर पोलार्ड, तुम। ऐसा नहीं हूं मैं जो तुम मुझे बना रही हो। वो गुस्से से उसके बाजू को छोड़कर बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला। उसके अल्फाज पर वो मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसने तो कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। फिर ये इल्ज़ाम क्यों? वो अफसोस से नाम ऐसा हिलाकर बगैर उसे कोई जवाब दिए उससे दूर जाने लगी, जबकि उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल को चूमने लगे। अभी वो 2 कदम ही उससे दूर हुई होगी कि वो पुश से उससे अपनी बाहों में भर गया। मुझे पता है तुम्हें कोई पार्ट टॉर्चर कर रही है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। उसके कान को अपनी लबों से छूते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, जबकि वो बेतरतीब होती धड़कनों के साथ उसके असार से निकलने की कोशिश करने लगी, जबकि वो अपनी गिरफ्त सख्त कर गया। हसाम, उसे लड़खड़ाती आवाज़ में एहतजाज करना चाहा, मगर वो उसको पलटकर उसका रुख अपनी तरफ करके उसके लबों पर अपनी उंगली रख गया। तकलीफ अल्फाज इस्तेमाल करके हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को अजियत देंगे, और कुछ नहीं। इसलिए फ़िलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करते। लेकिन हीर, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। बात करने से मसाइल हल होते हैं, वरना सब बर्बाद हो जाता है। और मैं हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होने देना चाहता। इसलिए वक्त लो, जब तुम बेहतर समझो मुझसे बात करना। वो उसे समझाते हुए बोला और साथ उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, ताकि वो थोड़ी रिलैक्स हो सके, क्योंकि वो उसे यूं रोता हुआ नहीं दिख सकता था। कुछ बात करने को है ही नहीं हसाम। तुम बस अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वो सीधी लहजे में बोली, जिस पर वो सांस खींच कर रह गया। अगर कुछ नहीं है तो ये आंसू क्यों है आंखों में? वो अपनी उंगली के पोरों से उसके रुखसार पर गिरते आंसू चुनकर उसे दिखाते हुए पूछने लगा। आंसू नहीं है, सिर्फ पानी है। यहाँ इतनी गर्दो गुबार है, कुछ आंखों में चला गया होगा। वो उससे दूर होते हुए बोली, जिस पर वो नाम ऐसा हिलाकर अपने हाथ से उसके गाल को सहलाने लगा। कुछ सेकंड्स ऐसे ही उसके हाथ को अपने चेहरे पर महसूस करके वो उससे दूर हुई, ताकि जल्द से जल्द असम को ढूंढकर यहाँ से निकल सके, क्योंकि अगर वो असम के आसपास रही तो बहुत जल्द उसका दिल और दिमाग उसके सामने घुटने टेक देंगे, जो वो हरगिज़ नहीं चाहती थी।
तुम जानती हो ना, 2 हफ्तों के बाद हम रशिया चले जाएंगे। वहाँ हम दोनों की मुलाकात नए लोगों से होगी। उधर सब कुछ नया होगा, जिसके चलते हम दोनों ज़्यादातर मिल नहीं पाएंगे। वो उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने करते हुए ऐसा ऐसा बोलने लगा, जबकि वो उसके अल्फाज के सहर में खोए हुए उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में डूबने लगी, जो बहुत मुनफरिद थी। ऐसी निगाहें उसने आज तक किसी इंसान की नहीं देखी थी। उसका दिल किया वो उसे सब बताए और उससे पूछे, क्या पता आसाम सच में उसके साथ सिर्फ मिशन के लिए ना हो, क्या पता सच में वो उसे दिल से चाहने लगा हो। ये मिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और तुम मुझसे और इशाल से बात ही नहीं कर रही हो। और तुम जानती हो, इस मिशन की कामयाबी के लिए हम सबका एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम ये मिशन हार जाएंगे। वो जो उससे पूछने के लिए अपने लब खोलने वाली थी, असम की मिशन के लिए इतनी फिक्र देखकर उसका दिल वापस से टूटकर चकनाचूर हो गया। मतलब अभी भी ये इंसान बस इससे कोशिश कर रहा था कि मिशन फेल ना हो जाए। ओ गॉड ही, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। उसे तुम्हारी नहीं सिर्फ मिशन की फिक्र है। और तुम क्या सोच रही थी? हो सकता है वो तुम्हें चाहने लगा हो। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई और उसके चेहरे को ब्लर होती आंखों से देखने लगी, क्योंकि आंसुओं की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। हीर, कुछ बोलोगी? क्यों रो रही हो अब? सामने उसे अपने सीने से लगाते हुए फिक्रमंदी से कहा और साथ ही अपने लब उसके सर पर रख दिए, जिस वहीर का पूरा वजूद कपकपाया। एक पल तो उसका दिल चाहा उस झूठ में ही अपनी सारी जिंदगी गुजार दे, लेकिन वो इतनी कमज़ोर नहीं थी कि अपनी फीलिंग्स का मजाक बनने दे। इसलिए वो ऐसे ही से उसके हसार से निकल कर दूर ही हुई और लंबा सांस खींचने के बाद उससे अपने हाथों से अपने चेहरे से आंसू को साफ किया। इस मिशन में मेरा इंपॉर्टेंट किरदार है। मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगेगा या जो मेरा दिल चाहेगा। इसमें मुझे तुम्हारी या इशाल की किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम बेफ़िक्र हो हसाम, मैं अपना काम बाखूबी करूँगी। अगर मुझे गलती से किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई तो मेरे पास शहज़ाम है, जो कि मेरा भाई है, और वहाँ मौजूद सब लोगों से सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। मैं उससे ले लूँगी। उससे मज़बूत लहजे में कहा, जबकि उसका दिल मिनमिनाया, क्योंकि उसके दिल में ही नहीं बल्कि रोम-रोम में सिर्फ़ हसाम ही था। अच्छा मजाक है। तुम भी जानती हो तुम्हारे दिलो दिमाग पर सिर्फ मेरा राज है, लेकिन तुम नहीं मानोगी। है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही है उसे निकाल बाहर फेंक दो, क्योंकि मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाने वाला, ना ही तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गलतफहमी के अंधेरे हैं, उन्हें साफ करके मुझे महसूस करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। वो इस संजीदगी से बोला जिस पर वो कड़वाहट के खून भर कर रह गई। हाँ पता है, ये हास होना सिर्फ मिशन की हद तक है। वो तलही से जेरे लब दिल ही में बोली, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मुझे जाना है। शहजाम मेरा वेट कर रहा होगा। वो टोटोक लहजे में बोलकर बगैर उसका जवाब सुने अंदर की जाने पड़ गई। आज तुम्हें मेरी कदर नहीं है, लेकिन एक दिन होगी, और ख्याल रखना मेरी जान, तब तक देर ना हो जाए। वो उसे जाता हुआ देखते हुए बोला,